कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 62, अमन और विवान का किया के लिए पजेसिव होना। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया की स्टोरी को सुनकर किया के मम्मी पापा और उसके दोनों भाई अमन और विवान बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी इस प्यारी सी बहन ने क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, यही सोचकर उनके दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब आगे किया के पापा राजेंद्र जी अपनी बेटी किया को प्यार से गले लगा लेते हैं और उसके सर को सहलाते हुए बार बार उससे माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो हमारी प्यारी बच्ची, हमारी गलतियों की वजह से तुमने इतना ज्यादा सफर किया है। जाने अनजाने में हमारी ही लापरवाही थी जो तुम हमसे अलग हो गई। हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कभी ढूंढ नहीं पाए। शायद हम और ज्यादा कोशिश करते तो तुम तक पहुंच जाते और तुम्हें इतनी ज्यादा दर्द भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। हमें माफ कर दो हमारी बेटी। ऐसा ही बोलकर किया की माँ भी रोने लगती है। अमन और विवान दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी उसे नन्ही सी बहन को देख रहे थे, जो फूल जैसी नाजुक थी पर इतनी ज्यादा दर्द को बर्दाश्त करके आई थी। वह मन ही मन फैसला करते हैं कि अब अपनी इस बहन को वह सबकी नजरों से बचाकर रखेंगे और उसे एक भी तकलीफ नहीं होने देंगे। किसी ने भी उनकी इस प्यारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वह उसकी जिंदगी नर्क से भी बेहतर बना देंगे। तभी विवान से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह दौड़कर किया के गले लग जाता है और रोते हुए उसे कहता है, मेरी प्यारी बहना, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। किया प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि तुम मुझसे अभी छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी और तुम्हारी केयर करूंगी। उसकी बातों को सुनकर विवान उसे एक टक देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या सच में तुम मुझसे बड़ी हो। उसे इस तरह देखता हुआ देखकर किया बताती है कि मैं 19 साल की हूँ और तुम अभी मात्र 15 साल के हो, इस वजह से मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। किया की बातों को सुनकर तो विवान को भरोसा ही नहीं होता कि इतनी प्यारी सी नाजुक सी दिखने वाली उसकी बहन उससे उम्र में 4 साल बड़ी है। वह तो अभी तक उसे अपने ही उम्र का समझ रहा था, इसी वजह से वह उसे उसके नाम से बुलाता था। वह एक टक आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था, जैसे मानो उसे उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन ना हो। तभी किया प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, मैं सच बोल रही हूँ। उसके ऐसा कहने पर विवान शर्मा जाता है और अपना सर नीचे करके कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। आप देखने में बहुत कम उम्र की लगती हो, इस वजह से अभी तक मैं आपका नाम ले रहा था। आई एम सॉरी दीदी, मैं अब से आपका नाम लेकर नहीं बुलाऊंगा। किया मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम मेरा नाम लेकर मुझे बुला सकते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर विवान जल्दी से अपना सर ना में हिलने लगता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे आपको दी खाने में और अच्छा लगेगा, इसलिए अब से मैं आपको दी ही कहूंगा। उसकी बातों को सुनकर सबके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अमन भी किया के पास जाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी प्यारी बहना, अब तुम्हें जितने कष्ट सहने थे वह सह चुकी हो। अब से तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे रहते हुए तुम्हें कभी एक खरोच भी नहीं आएगी, ये तुम्हारे भाई का तुमसे वादा है। उसकी बातों को सुनकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सच में उसका ये भाई बहुत ही अच्छा है।
उसे लगा नहीं था कि उसके चाचा के बेटे इतने प्यारे और इतने समझदार होंगे। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि क्या सच में सायरा भी इन्हीं की बहन है। इन दोनों को देखकर तो कोई नहीं कह सकता है कि सायरा उनकी सगी बहन होगी। इन लोगों के स्वभाव में तो जमीन आसमान का फर्क है। तभी किया की माँ भी उसे प्यार से बुलाते हुए कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी तक तुमने जितने भी कष्ट सही हैं, हम कोशिश करेंगे कि अब अपने प्यार से उन्हें भुला दें। हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम अपने हर दर्द भरे दिनों को भूल जाओ। इतना कहते हुए उनकी आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। किया प्यार से अपनी माँ की आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है, नो मॉम, आप रोइए नहीं। जो बीत गया है उसे भूल जाना ही ठीक है, क्योंकि उसे अगर हम याद करेंगे तो सिर्फ हमें तकलीफ के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी बेटी की इन प्यारी बातों को सुनकर किया के मम्मी पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी इतनी छोटी सी प्यारी सी बेटी कितनी ज्यादा समझदार है। वह अतीत में डूबकर नहीं बल्कि भविष्य में खुलकर जीना सीख चुकी है। वह ध्यान से अपनी इस बेटी को देख रहे थे। अब भी उनका दिल बार बार कचोट रहा था। इतनी मैच्योर होने में उसकी बेटी ने कितनी तकलीफें सही होगी, यही सोचकर बार बार उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी किया उन सब से कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। किया की बातों को सुनकर सभी उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी किया उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि दरअसल आप लोग अभी मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे ये सीक्रेट आप चारों तक ही सीमित रहे। ऐसा करना मेरी मजबूरी है, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कुछ बताने में, पर अभी के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ और मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकती हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है। सही वक्त आने पर आप सबको खुद ही पता चल जाएगा। किया की बातों को सुनकर उसे किसी ने कुछ भी सवाल नहीं किया और सब ने प्रॉमिस किया कि वह किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे जब तक किया खुद ना चाहेगी। उनकी बातों को सुनकर अब जाकर किया को थोड़ा सा राहत मिलता है, क्योंकि वह डर रही थी कि कहीं इस बारे में उसके दुश्मनों को पता चल गया तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और उसे निशाना बनाने के लिए उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसी वजह से किया नहीं चाहती थी कि उसके यहाँ रहने पर किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो जाए। आखिर में इतने सालों के बाद उसे अपना परिवार मिला था, वह भला उनके साथ कैसे गलत होने देती। किया की माँ किया से कहती है कि चलो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, चलकर कुछ खा लो। वैसे भी देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो, इतने सारे काम एक साथ ना किया करो। अपने लिए कुछ वक्त निकाल कर आराम भी कर लिया करो। अपनी मॉम की तरफ देखकर किया मुस्कुराने लगती है। उसकी माँ को उसकी कितनी परवाह है। वह हाँ में सर हिला देती है और कहती है कि आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। सभी नीचे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त घर में यही चारों लोग थे, बाकी सायरा और उसके मम्मी पापा किसी पार्टी में गए हुए थे तो वह अभी नहीं थे। किया जाकर फिर से अपने कलर पेंट को लगा लेती है, जिससे घर के सर्वेंट के आगे उसकी असलियत ना आ जाए, क्योंकि इस वक्त घर में सभी सर्वेंट काम कर रहे थे और किया इस तरह से उनके सामने नहीं जा सकती थी, तो उसने फिर से अपना टच अप कर लिया था। इसके बाद वह नीचे आ जाती है। वहीं अमन अपने रूम में चला गया था, वह भी जल्दी से आ जाता है। अब सभी एक साथ टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। अब की बार अमन जल्दी से जाकर अपने बगल वाली चेयर खींच कर किया को उसमें बैठने का इशारा करता है, जिसे देखकर किया वहीं पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही जल्दी से किया के पापा उसके बगल जाकर बैठ जाते हैं। भला वह यह मौका कैसे गवा सकते थे, उन्हें तो अपनी प्यारी प्रिंसेस के साइड में बैठकर ही खाना खाना था। उन्हें ऐसा करता देखकर विवान का तो मुंह बन जाता है और वह जल्दी से कहता है कि बड़े पापा, ये क्या बात है, आप तो हमेशा अपनी हेड चेयर पर ही बैठते हैं, फिर आज आप यहाँ कैसे बैठ सकते हैं। आप जल्दी से जाए, अपनी जगह पर बैठिए और मुझे यहाँ बैठने दीजिए। विवान की बातों को सुनकर किया के पापा अपनी आंखें छोटी करके विवान की तरफ देखते हैं।
मानो उनका बस चले तो अभी के अभी विवान को घर के बाहर निकाल देंगे। वह कैसे उनकी प्यारी प्रिंसेस से उन्हें दूर करने की सोच रहा है। अब तो किया के पापा अपने मन में सोच लेते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, वरना उनके ये नालायक बच्चे जरूर उनकी प्यारी सी बेटी को बहला फुसला कर अपनी तरफ कर लेंगे। फिर उनका क्या होगा। वह विवान को कहते हैं कि चुपचाप खाना खाना हो तो अपना मुंह बंद करके शांति से यहाँ बैठ जाओ, वरना आज तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। उनकी बातों को सुनकर विवान तो डर जाता है और वह चुपचाप साइड में बैठ जाता है। इधर किया की माँ भी अपना मुंह बनाकर देख रही थी उनकी प्यारी बच्ची के साथ, तो उन्हें टाइम गुजारने को ही नहीं मिल रहा है। ये दोनों लोग कहीं उनकी बच्ची को उनसे दूर न कर दे, ये सब सोकर वह आधे टेढ़े अपना मुंह बनाए जा रही थी। तभी किया अपनी माँ को आवाज देती है, मॉम आप भी बैठ जाए। किया की आवाज को सुनकर उसकी माँ होश में आती है और जल्दी से किया के सामने बैठ जाती है। कम से कम अब वह सामने से अपनी बेटी को खाना सर्व कर पाएंगी और देख भी पाएंगी। इधर अमन जल्दी जल्दी सारी डिशेज किया की प्लेट पर रख रहा था, जिससे कि कोई और उसे सर्व न कर पाए। ये देखकर तो विवान को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। क्या उसका ये भाई पागल हो गया है? क्या वह हम लोगों को एक भी बार खाना सर्व नहीं करने देगा? क्या वह अकेले ही किया को सारा खान सर्व करेगा? वह किया के बगल क्यों नहीं बैठा? इधर दूसरी तरफ उसके पापा भी कुछ ना कुछ किया को खिलाए जा रहे थे। तभी विवान जल्दी से उठकर जूस की गिलास किया के तरफ आगे करता है और कहता है कि आप इसे कीजिए, यह आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। ये देखकर अमन जल्दी से वह गिलास लेकर साइड में रख देता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, अभी तो किया ने कुछ खाया ही नहीं, पहले वह कुछ खा ले तब जूस पाएगा, वरना उसका पेट जल्दी भर जाएगा और वह कम खाना खा पाएगी। उसकी बातों को सुनकर अब तो किया भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसका ये भाई क्या कह रहा है? क्या वो कोई भुक्कड़ है जो इतना सारा खाना खाने के बाद अभी और खाएगी? स्टोरी में क्या होगा? क्या किया अपने भाइयों के इस प्यार को एंजॉय करेगी या फिर उनसे नाराज हो जाएगी? आगे जाने के लिए स्टोरी में अंत तक बन रहे दोस्तों। हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि जल्दी से सारे गर्ल्स और बॉय को मिला दिया जाए और उनका लव सीन शुरू किया जाए। तो आपको क्या लगता है, अभी कुछ एपिसोड और आगे चले या फिर लव सीन शुरू कर दें? और हमारे एक दोस्त ने कहा है कि किया की हकीकत उनके सभी परिवार वालों के सामने आ जाए, पर ऐसा करने से क्या सस्पेंस खत्म नहीं हो जाएगा? और उनके वह अकदू भाई जो ये जानने के बाद भी कि इतने सालों बाद उसकी बहन वापस घर आई है, उसे एक बार भी मिलने नहीं आते और ना ही उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इतनी जल्दी किया की हकीकत बताना ठीक होगा? मुझे तो नहीं लगता है। उन्हें कुछ दिन अभी परेशान करते हैं, फिर आगे उन्हें भी किया की आइडेंटिटी के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके हमें बताइए, फिर हम अपनी स्टोरी को आपके हिसाब से बनाएंगे। चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 63 किया ही केडी है। इसी तरह से सभी लोग हंसी खुशी से अपना खाना खत्म करते हैं और आकर लान में बैठ जाते हैं। अभी उन्हें बैठे कुछ देर हुआ था कि तभी किया की चाची, चाचा और सायरा भी आ जाते हैं। उन्हें वहां बैठा देखकर किया की चाची खुश हो जाती है और वह भी जाकर वहां बैठ जाती हैं। वहीं सायरा जैसे ही किया को देखते हैं उसका तो मुंह ही बन जाता है। वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ किया के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है, मानो वह ऐसा जताना चाह रही हो कि उसके जैसी महारानी तो कोई नहीं है, और अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, वो किया तुम तो सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो गई होगी, तुम्हें भी हमारे साथ पार्टी में चलना चाहिए था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी थी, वहाँ हमें बहुत मजा आया। और फिर तुरंत किया की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है कि ओ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम कभी इतनी बड़ी पार्टियों में नहीं गई होगी और ना ही
तुमने कभी ऐसी पार्टियों देखी होगी तो तुम्हें वहां जाकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता। अच्छा ही है कि तुम वहां नहीं गई, वरना इतने बड़े बड़े लोगों के सामने तुम तो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती। वैसे भी मुझे तो आदत है ऐसी पार्टियों की। सायरा की बातों को सुनकर सबको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी सायरा के पापा उसे डांटे हुए कहते हैं, ये क्या तमीज है सायरा, क्या तुम्हें इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात करना चाहिए। सायरा मुंह बनाते हुए कहती है कि ओ पापा, मैं क्या गलत कहा है, मैंने जो कहा है सही ही तो कहा है। आप बेवजह से मुझ पर नाराज हो रहे हैं, मैं तो अपनी छोटी बहन की परवाह ही कर रही हूँ, इसी वजह से तो मैंने ये सब कहा। उसकी बातों को सुनकर अमन और विमान को बहुत ज्यादा सायरा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसकी यह बेवकूफ बहन अपने आप को समझती क्या है, माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रही है, खुद तो उसे एक पैसे कमाने नहीं आते हैं और दूसरों को अमीरी और गरीबी का पाठ पढ़ा रही है। वो दोनों भाई बड़ी ही निराशा के साथ किया की तरफ देखते हैं, मानो जैसा कि उन्हें लोगों ने ये सब कुछ कहा हो। आखिर में कहने वाली भी तो उनकी ही बहन है, पर किया के नॉर्मल इम्प्रेशन को देखकर उन सब ने राहत की सांस ली। वह समझ सकते थे कि किया इतनी ज्यादा समझदार है कि उसे सायरा की बातें बिल्कुल बचकानी लगी होगी, फिर भी वह भी एक लड़की है और जिस परिस्थिति से वह होकर गुजरी है, कहीं ना कहीं सायरा की बातों से उसे तकलीफ भी हो रहा होगा। पर वह क्या कर सकते हैं सिवाय सायरा को गुस्से से देखने के अलावा। वही सायरा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसने तो अपने मन की भड़ास निकाल दी थी। अब उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। आखिर में उसने किया को नीचा जो दिखा दिया था, पर उसे बेवकूफ को क्या पता है कि जैसी पार्टियों से वह होकर आ रही है, उन पार्टियों में तो किया के कर्मी चीफ गेस्ट बनकर जाया करते हैं। किया की पोजीशन तो उन सब से कहीं ज्यादा ऊंची है, 100 बार बुलाने पर भी किया कहीं एक बार भी नहीं जाती है, पर रहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने पर कुछ नहीं होता। वही हाल इस सायरा का भी है। वहीं दूसरी तरफ किया के मम्मी पापा को भी सर की बातें अच्छी नहीं लगती है। जब से किया घर पर आई है, वो नोटिस कर रहे हैं कि सायरा उसे भला बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अगर वह इसी तरह का व्यवहार उनकी बेटी के साथ करेंगे तो वह सायरा को पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे, पर वह अपनी बेटी के लिए किसी भी तरह का अब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने देंगे। आखिर में उनकी बेटी ने बहुत कुछ सहा है और सायरा की आदतों से सभी कोई वाकिफ है। वही किया इन सब से अब थक चुकी थी। वो तुरंत खड़ी होती है और अपने मम्मी पापा के तरफ देखकर कहती है, माँ मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वही जैसे ही किया वहां से चली जाती है, तुरंत अमन और विवान सायरा को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखते हुए किया के पीछे पीछे चले जाते हैं। अमन किया के पास पहुंचकर किया को रोकता है। किया अमन की आवाज सुनकर रुक जाती है और पूछती है, भाई क्या बात है, क्या कोई काम है। अमन प्यार से उसकी तरफ देखते हुए, नहीं कोई काम नहीं है, वो दरअसल में काफी जल्दी में यहाँ आया था, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किस तरह के गिफ्ट पसंद है। लेकिन प्रॉमिस आगे से मैं जब भी आऊंगा तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर अमन अपनी जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और वह किया के हाथों पर रख देता है। किया उसे देखकर आश्चर्य से कहती है, भाई ये क्या है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं। तभी अमन कहता है कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लो। किया उसे वापस करने लगती है और कहती है कि नहीं भाई, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमन किया से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी इस प्यारी सी बहन के पास बहुत पैसे हैं, पर यह मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें अभी यही दे सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे लो और इसमें से मेरे पैसे खर्च करो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी तुम्हारे लिए। किया उसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी अमन उसे जबरदस्ती दे देता है। किया अपने उसे भाई को देखते हैं
जो अपनी इतनी मेहनत की कमाई उसे एक ही बार में दे रहा है, उसे अपने इस भाई पर बहुत प्यार आता है। सच में उनके भाई बहुत ही अच्छे हैं। उसने तो कभी भाई बहन के रिश्ते को जाना ही नहीं, और आप जब वह इन रिश्तों को महसूस कर रही है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वह तुरंत अपने भाई को रूम में आने के लिए कहती है। अब विवान और अमन दोनों उसके साथ उसके रूम में अंदर आ जाते हैं। क्या यूं ही तो अपने भाई के इन सारे पैसे को नहीं ले सकती है, लेकिन वो उनके बदले में अपने भाई को इनकी कीमत के बराबर कुछ दे जरूर सकती है। वह तुरंत एक पेन और कागज लेती है और उसे पर जल्दी से कुछ लिखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वह उसे पन्ने को कॉफी से फाड़कर अलग कर लेती है और उसे ले जाकर अपने भाई के हाथ में रख देती है। अमन ये देखकर सोचता है कि जरूर उसकी इस बहन ने उसे थैंक यू और बेस्ट विशेज लिख कर दिया होगा। पर क्या वह अपनी बहन को इतना ही जानता है? क्या उसकी बहन उसे ब्लैक कार्ड के बदले में इतनी सस्ती चीज उसे देगी जिसके पास खुद इतने सारे पैसे हैं? वह मात्र एक बेस्ट विश लिखकर देगी। अमन प्यार से अपनी बहन के सर पर हाथ फिराता है और कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम खुश रहो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी बातों को सुनकर किया आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या उसका ये भाई उसे दिन इस चीज के लिए उसके आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा था, और आज वह कह रहा है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह अपने भाई को आश्चर्य से देखते हुए कहती है कि क्या सच में भाई आपको इसकी जरूरत नहीं है? वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा है और कहता है कि तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगी तो भी चलेगा, क्योंकि तुम मेरी बहुत ही प्यारी बहन हो। लेकिन तभी किया उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहती है कि भाई ये कोई थैंक यू नहीं है, बल्कि यह मेरी तरफ से आपको वेलकम गिफ्ट है। उसकी बातों को सुनकर अमन को कुछ समझ नहीं आता, वही विवान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी किया ने कहा कि ऑलराइट, अगर आपको यह नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मुझे इस दे दीजिए, मैं आपके लिए कोई दूसरा वेलकम गिफ्ट प्रिपेयर कर दूंगी। अमन ने कहा कि कोई बात नहीं प्रिंसेस, मेरे लिए सब ठीक है, तुम जो कुछ भी मुझे दोगी वह मेरे लिए तुम्हारा सबसे प्यारा गिफ्ट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महंगा है या सस्ता, बस वह तुम्हारा दिया हुआ है, कहीं मायने रखता है। तभी विवान उसके हाथों से उसे कागज को ले लेता है और उसे खोलकर देखने लगता है। वह देखता है कि उसे पाने पर कुछ कोड लिखे गए हैं। वह आश्चर्य से पूछता है कि दी यह कैसे कोड है, ये क्या है? उसकी बातों को सुनकर अमन हैरानी से उसकी तरफ देखा है। क्या उसकी बहन ने इसमें कोड लिखा है? ये कैसा कोड है? ये सोचकर वह उसे पेज को विवान के हाथों से ले लेता है और जैसे ही उसकी नजर उसे पर पड़ती है उसकी आंखें तो बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है और वह जोर से चिल्लाता है, मिल गया, मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया। मैंने सालों तक इतनी मेहनत की पर मुझे यह नहीं पता चल सका। वह बड़े प्यार से अपनी बहन की तरफ देखा है और कहता है कि ये तुम्हें किसने बताया, तुम कैसे जानती हो इसके बारे में? यह इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इसे देखकर तुमने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया है। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखा है और कहाँ पूछता है कि प्लीज बताओ ना, तुम्हें इसे किसने बताया है और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है? तभी उसकी बहन रहती है कि क्या उसे दिन आप मुझे यह नहीं मांग रहे थे? उसकी बातों को सुनकर एक मिनट के लिए तो अमन अपनी जगह पर जाम ही जाता है। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने यह अपनी बहन से कब मांगा था और वह अपनी बहन से कब मिला था। तभी अचानक से उसे कुछ ध्यान में आता है और वह आश्चर्य के साथ किया की तरफ देखने लगता है और अपने लड़खड़ाते हुए जवान में कहता है, काका केरी, मैंने तो इसे केरी से मांगा था पर वहाँ तुम तो नहीं थी। तभी उसका दिमाग अचानक से चलता है और वह फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके किया की और देखकर कहता है, क्या तुम केरी हो? किया अब भी अमन की तरह बिल्कुल सीरियस लुक से देख रही थी। वह अपनी पलकें हाँ में झपका देती है। उसकी हाँ को सुनकर अमन एक पल के लिए अपनी जगह पर जाम ही जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी यह बहन आखिर में क्या है। वो दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है।
जिसे वह लोग आज तक बहुत ज्यादा उम्र की सोच रहे थे, जिसे बहुत बड़ा तजुर्बा होगा यही जान रहे थे। वह इतनी नन्ही सी लड़की थी, अमन को तो मानो जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह जल्दी से बिना एक पल की देरी किए अपनी बहन के गले से लग जाता है और उसके माथे को चूम लेता है। सच में आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। इस कैदी को वह इतना एडमायर करता था जिसे पूरी दुनिया देखने के लिए तरसती है। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, वो और कोई नहीं उसकी प्यारी सी बहन है। वो गॉड, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है उसके लिए। मैं तो सोच सोच कर ही खुशी से फुला नहीं समा रहा था। जब दुनिया को पता चलेगा कि उसकी बहन ही कैदी है तो क्या होगा। अमन को तो मानो बिन मांगे उसके दिल की सारी मुरादें ही पूरी हो गई थी। वह जिसे अपना गुरु मानता था और सिर्फ एक बार उससे मिलने की तमन्ना थी, वो उसकी अपनी प्यारी छोटी बहन थी जिसके साथ वह अब हमेशा रहेगा। या सोच सोच कर तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। वह बार बार उसके माथे को चूमे जा रहा था और उसे ऐसे अपने गले से लगा रखा था कि मानो अगर उसने उसे छोड़ दिया तो कोई उसे उससे चुरा कर ले जाएगा। वही सामने खड़ा विवान ये सब देखकर आश्चर्यचकित था। क्या सच में उसकी बहन दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है? इसके बारे में उसने सिर्फ सुन रखा है, आज वह उसके सामने खड़ी है। अब उसे इस वक्त अमन से बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। वो उसकी बहन से बहुत ही ज्यादा चिपक रहा था, मन ही मन अमन को कोस रहा था। सड़िया लकड़ू कहीं का, घमंडी कहीं का, दिन भर गुस्सा नाक पर रख कर घूमने वाला, देखो तो किस तरह से मेरी बहन को परेशान कर रहा है। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह जल्दी से आगे बढ़कर किया को अमन से दूर करते हुए कहता है कि भाई ये क्या है, इस तरह से आप दी को हट कर रहे हैं। देखिए किस तरह से डी का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया है। आपको समझ नहीं आता क्या दी कितनी नाजुक सी हैं और आपने उन्हें इतनी जोर से गले लगा रखा है। विवान की बातों को सुनकर अमन किया की तरफ देखकर जल्दी जल्दी से माफी मांगने लगता है। वह सारी प्रिंसेस, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया था, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारा ये बड़ा भाई बहुत ही अच्छा है, वह तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा, तुम मुझसे बिल्कुल नाराज मत होना। वह अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और फिर अपने कान पकड़कर जल्दी जल्दी सॉरी कहने लगता है। उसकी हरकतों को देखकर किया की होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसे रोकते हुए कहती है कि अरे बस बस, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस करिए। किया की बातों को सुनकर अमन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहता है कि प्रिंस प्लीज मुझसे नाराज मत होना, अगर तुम्हें गुस्सा आए तो मुझ पर अपना गुस्सा उतार लेना। तुम मुझे डांट भी सकती हो, तुम चाहो तो मेरी पिटाई भी कर सकती हो, पर मुझसे नाराज बिल्कुल नहीं हो सकती हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी प्यारी प्रिंसेस मुझसे नाराज हो। अमन की बातों को सुनकर किया हंसने लगती है और अमन से कहती है कि भाई आप परेशान मत होइए, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। किया के मुंह से भाई सुनकर अमन के दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। वाकई में उसके इस प्यारी बहन की आवाज बिल्कुल कोयल की तरह मीठी है और उसके मुंह से भाई सुना तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई उसके कानों में मिश्री ही घोल दिया हो। वही विवान जल्दी से किया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने भाई को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए कहता है कि भाई मुझे लगता है कि आपको अपना काम करना चाहिए और हम बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए। उसके बातों को सुनकर अमन अपनी आंखें छोटी कर लेता है। आखिर में उसके भाई का क्या मतलब है? वो किस एंगल से छोटा बच्चा लग रहा है? डिमांड तो इतनी बड़ी बड़ी करता है कि बड़े भी इसके आगे फेल हो जाए और अभी छोटा बच्चा बनकर उसकी प्यारी बहन को उससे दूर करना चाहता है। उसकी चतुराई को देखकर अमन को आश्चर्य हो रहा था, अगर यह किया के साथ रहेगा तो वह जरूर किया को मेरे खिलाफ भड़का देगा। यही सोचकर अमन विवान को उसके कलर से पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें किया को कम करने देना चाहिए। उसके पास इतना ज्यादा काम होता है कि उसका वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती है, इस वजह से तुम भी मेरे साथ बाहर चलो। बिल्कुल नहीं चाहता था
कि उसके गैर हाजिरी में उसका ये भाई किया को किसी भी तरह का पाठ पढ़ाए, इसलिए वह अपने साथ साथ उसे भी घसीटकर बाहर ले जाने लगता है। ये देखकर विवान चिल्लाने लगता है, भाई मुझे छोड़ो, मुझे अभी कुछ देर डी के साथ रहना है। पर अमन, जिसके अंदर अब पजेसिव भाई आ चुका था, वो विवान को बिल्कुल किया के पास अकेला नहीं छोड़ने वाला था। वह उसके मुंह को दबा लेता है और उसके कान में कहता है कि शांति से मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे सारे काले चिट्ठे पापा के सामने रख दूंगा, आगे तुम समझ लेना। उसकी धमकी को सुनकर विवान बिल्कुल शांत हो जाता है और बड़े ही मायूस भरे नजरों से किया की तरफ देखा है, जैसे कह रहा हो कि प्लीज दी, आप मुझे इससे बचा लो। पर किया उसे अपनी आंखों से बाद में आने का इशारा करती है, जिसे समझकर अब विवान भी चुपचाप वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद किया अपना काम करने बैठ जाती है। जैसे ही वो फोन उठाकर देखती है तो उसमें कई सारे मैसेज पड़े थे। वह आज अपना फोन देखना तो भूल ही गई थी, सुबह से इतने सारे कांड जो हो गए थे। जैसे ही मैसेज ओपन करती है तो उसमें लिखा था कि कल की पार्टी के लिए आपको इनवाइट किया गया है, क्या आप जाएंगे। ये मैसेज लिया का था। वही दूसरा मैसेज पासा का था। उसने उसमें बताया था कि अगले हफ्ते बच्चों की बहुत बड़ी खेप विदेश भेजी जा रही है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे बच्चे पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, क्या होगा कल की पार्टी में, रेहान और किया की मुलाकात कैसे होगी और बाकी के निया और ओम और उसके सभी दोस्त फिर से कैसे मिलेंगे, क्या इस बार उनके बीच कुछ बड़ा होने वाला है। जानने के लिए स्टोरी में बने रहे दोस्तों। तबीयत ठीक होने की वजह से मैं बाद चैप्टर आज नहीं दे पा रही हूँ, सॉरी। कल जरूर कोशिश करूंगी कि बड़ा चैप्टर दे सकूं। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। एपिसोड 64, रेहान के मां की नाराजगी। दोस्तों, अपने पिछले एपिसोड में अभी तक सुना कि किया के भाई अमन को किया की एक और आइडेंटिटी पता चलती है कि किया ही केडी है। ये जानकर अमन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। आखिर में उसकी आइडल उसकी अपनी बहन है। ये जानकर भला कैसे खुशी नहीं होने वाली थी। अब अमन किया के लिए आगे चलकर बहुत ज्यादा पजेसिव होने वाला है। अमन विवान को लेकर किया के रूम से वह बाहर चला जाता है। तभी किया को मैसेज आता है, जिसमें उसे कल की पार्टी और बच्चों की तस्करी के बारे में पता चलता है। अब स्टोरी में आगे, जहां आज किया की फैमिली एक तरफ बहुत ज्यादा खुश है, वहीं दूसरी तरफ रेहान की फैमिली में रेहान की मम्मी आज बहुत ज्यादा नाराज है अपने बेटे से। रेहान की मम्मी मनीषा रेहान को काफी देर से फोन लगा रही है, पर रेहान है कि उसका फोन ना ही उठा रहा है और ना ही कोई मैसेज दे रहा है। इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा रेहान के ऊपर गुस्सा आ रहा था। रेहान की मम्मी मनीषा और रेहान के पापा सुरेंद्र प्रताप जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उसकी मम्मी भी हाई सोसाइटी से बिलोंग करती थी और वह एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी। रेहान की मम्मी काफी ज्यादा कड़क मिजाज की थी। वह अपने समय में एक ब्लैक बेल्ट फाइटर भी थी। वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिससे रेहान के पापा रेहान की मम्मी से प्यार कर बैठे थे और उन लोगों के एक से स्टेटस के होने की वजह से बिना किसी प्रॉब्लम के लव मैरिज कर ली थी। रेहान की मम्मी को बिजनेस का बहुत ही अच्छा नॉलेज था, जिसे उन्होंने बिजनेस में काफी ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली थी। वह काफी दिनों से रेहान को शादी करने के लिए परेशान कर रही थी। जब भी वह रेहान के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करती, रेहान उस लड़की से मिलने कभी नहीं जाता था और अपनी जगह पर किसी को भेजकर काफी ज्यादा उल्टा सीधा जानकारी देता था, जिससे वह लड़की दोबारा रेहान से मिलने की कोशिश भी नहीं करती थी। इस वजह से उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। कल भी उन्होंने एक लड़की को मिलने किसी होटल में भेजा था, पर रेहान अपनी जगह पर किसी को भेजकर उसे लड़की को काफी ज्यादा परेशान किया था। इस वजह से उसके घर वालों ने रेहान की मम्मी से शिकायत की थी, पर रेहान की मम्मी को तो अच्छे से पता था कि यह उनके बेटे का कारनामा नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर ओम जाकर उसे लड़की से मिलता था। और भाई, आप लोग तो ओम को जानते ही हो, वह किस तरह का ठरकीपन करता होगा, जिससे वह लड़की डर के मारे भाग जाती थी।
और दोबारा कभी मिलने की कोशिश नहीं करती थी। इन सब में ओम को बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन आगे चलकर हमारे ओम भाई साहब इसमें कितने बड़े फंसने वाले हैं ये तो वही जानेंगे। फिलहाल हम स्टोरी में बढ़ते हैं। यही कारण था कि रेहान की मम्मी मनीषा जी रेहान से बात करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि आखिर में वह ऐसा क्यों करता है। रेहान की मम्मी नाराजगी के साथ अपने सासू माँ के पास जाती हैं और वह रेहान की शिकायत करते हुए कहती है कि माँ आप ही अब अपने उसे लाडले को समझाए, आखिर में मैं बिना अपने पोता पोती का मुंह देख मरने वाली नहीं हूँ। पर यह नालायक पता नहीं कब शादी करेगा और कब मैं नन्हे नन्हे बच्चों को अपने हाथों में लेकर खिलाऊंगी। इसकी इतनी उम्र हो गई है, क्या अब भी यह शादी करने लायक नहीं हुआ है? ना तो खुद लड़की पसंद करता है और ना हमें पसंद करने देता है। अगर इसका ऐसा ही चलता रहा तो हम तो बिना दादी बने ही मर जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर सरस्वती देवी जी हंसते हुए कहती हैं, अरे बेटा काहे इतना परेशान हो रही हो, मैं भी तो रेहान से कहते कहते थक चुकी हूँ कि वह शादी कर ले, पर वह है कि उसे दुनिया में कोई लड़की ही पसंद नहीं आती। भगवान ही जाने वह कौन सी ऐसी लड़की होगी जो उसे पसंद आएगी, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब भी उसे जो मिलेगी वह उसे बहुत प्यार करने वाली होगी और वह उसके टक्कर की होगी। इसलिए तो शायद हमें लड़की मिलने में इतनी देर हो रही है। अब दादी माँ की बातों को सुनकर मनीषा जी को थोड़ा संतुष्टि मिलती है और वो कहती है, माँ मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर मुझे हमेशा टेंशन लगी रहती है। हमारे इतने सारे दुश्मन हैं, कब कौन किस पर हमला कर दे हमें तो पता भी नहीं चलता है। हमारी जिंदगी के बारे में हमें खुद भी नहीं पता है कि हम कितना दिन इस दुनिया में जिएंगे और कब किसी के गोली का शिकार बन जाएंगे। इसी वजह से तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम हमारा वंश बढ़ाने वाला कोई हो जो हमारे इस राजवंशी परिवार को आगे बढ़ाए। अब मनीष जी की बातों को सुनकर मनीषा की सास थोड़ी भावुक हो जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा बात तो सही कह रही हो, पर हम रेहान के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हैं। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मैं भगवान से हर वक्त यही दुआ मांगती हूँ कि जल्दी से कोई नन्ही सी परी हमारे रेहान की जिंदगी में भेज दे, जो हमारे रेहान को सभी दुख दर्द से दूर कर उसे जिंदगी जीना सिखा दे। उनकी बातों को सुनकर मनीष जी भी हाँ में अपना सर हिलाती हैं और दोनों सास बहू गले लग जाती हैं। तभी मनीषा जी को कुछ याद आता है और वह अपनी मॉम से कहती है कि माँ मुझे देर हो रही है, आज मुझे मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना है, तो मुझे जल्दी ही निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही वापस आ जाऊं। आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं सर्वेंट को दवाई देने के लिए कह दिया है, वो पापा जी को दवा दे देंगे और आप भी ध्यान से अपनी दवा ले लीजिएगा, बाकी मुझे निकलना पड़ेगा। सरस्वती देवी जी प्यार से मनीषा के सर पर हाथ फेरती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम अपना ध्यान रखो, हम सब अपना काम खुद कर लेंगे, हमारी फिक्र ना करो तुम। इतना तो मेरी हड्डियों में अभी जान बाकी है कि मैं अपने पति को दवा वगैरह दे दूंगी। उनकी बातों को सुनकर मनीषा जी भी मुस्कुरा देती हैं और जल्दी से वह रेडी होने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रेहान ऑफिस में बैठा था और उसके सामने एक आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका हाथ जमीन पर रखा हुआ था जिस पर शिवाय अपने पैर रखकर खड़ा हुआ था। उसके पंजे शिवाय के जूते के नीचे दबे हुए थे और वह चीख भी नहीं रहा था क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। रेहान अपनी खतरनाक आवाज में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी राइवल कंपनी से हाथ मिलाने की? तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। तुम्हें नहीं पता है कि माफिया किंग की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम आसानी से हमारे साथ धोखा कर लोगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? वहीं जैसे ही वह आदमी रेहान के मुंह से माफिया किंग सुनता है, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसे क्या पता था कि यह रेहान ही माफिया किंग है।
वरना वह तो अपने आने वाली 7 पुश्तों में भी ऐसी गलती करने की कोशिश कभी ना करता। वही रेहान गुस्से से बौखला रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। वह अपनी जगह से उठकर आता है और जोर से एक किक उसके मुंह पर दे देता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी इस हरकत से लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी होगी। आखिर में आम पब्लिक ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अगर यह प्रोजेक्ट हम करते तो सभी की सुविधाओं और उनकी जिंदगियों के बारे में ध्यान रखकर करते, लेकिन यही प्रोजेक्ट अगर राइवल कंपनी करेगा तो वह सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए सोचेगा और उसके प्रॉफिट के पीछे आम जनता पीस कर रह जाएगी। वैसे भी गरीबी ने उनकी जिंदगी को नर्क ही बनाकर रख दिया है और अब ये बड़ी बड़ी आने वाली नई कंपनियां उनके खून को चूसने के लिए यहाँ पर अपने पैर जमाने आ गई हैं। खुद एक आम पब्लिक की जिंदगी जीते हो फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना कहकर वो उसे जोर से 3-4 बार किक करता है। उसका तो मन कर रहा था कि वह इसे यहीं पर जान से मार डाले, पर यह उसका ऑफिस था, वह यहाँ पर किसी भी तरह का खून खराबा नहीं करना चाहता था। लेकिन रेहान अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने तुरंत शिवाय को ऑर्डर दिया, इसे डाक हाउस भेजो और इसे इतना मारो कि ये दोबारा जन्म लेने से पहले भी 100 बार सोचे। आखिर में जब काम किया है तो स्वाद भी तो इसी को आना चाहिए। और उन दगाबाजों के भी नाम इससे पूछो जिसके साथ इसने मिलकर यह सब कारनामे को अंजाम दिया है। शिवाय उसकी बातों को सुनकर तुरंत 2 बॉडीगार्ड के साथ उसे लेकर वहां से चला जाता है। वही वह आदमी रेहान के पैरों को पड़कर अपने नाक रगड़कर माफी मांगना चाहता था कि वह दोबारा अब ऐसी गलती नहीं करेगा, पर रेहान उसे इतना मौका ही नहीं देता है। अब रेहान अपने दुश्मनों को तो इस तरह से मारता है कि मानो दुनिया में उसका नाम निशा ही नहीं था। उन्हें मारने के बाद वह उसकी पूरी आइडेंटिटी ही खत्म कर देता था, जिससे उसकी किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हो पाती और किसी को पता भी नहीं चलता कि वह आदमी कहाँ गया। उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया, पता नहीं इस दुनिया में इस नाम का कोई आदमी था भी कि नहीं। तभी वहां उछलते कूदते ओम की एंट्री होती है और वो बड़े ही स्टाइल के साथ जाकर सोफे में बैठ जाता है और रेहान की तरफ मुंह करके कहता है कि अरे वह भाई साहब, आपको पता है मम्मी जी का फोन मेरे पास 10 बार आ चुका है। उसके इस बात को सुनकर रेहान अपना मुंह बनाकर उसे के तरफ देखता है, मानो पूछ रहा हो कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसे इस तरह से देखता हुआ देखकर ओम जल्दी से कहता है कि अरे अरे, वह ये जानना चाहती है कि तू उनसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या तुम्हारे फोन में उनका कॉल नहीं आया था? तुम उनका फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तभी रेहान कहता है कि क्या तुमने उनका फोन रिसीव किया? ओम जल्दी से अपना सारनामे हिलता है, कहता है कि भला मुझे उनके हाथों अपना कत्ल करवाना है क्या जो मैं उनका फोन रिसीव करूं? मुझे पता है कि वो मुझे क्यों फोन कर रही है। तेरी ब्लाइंड डेट जो जाकर मैं बिगड़ता हूँ, उनके गार्ड ने उन्हें सब बता दिया होगा। तेरे चक्कर में मैं पीस कर रह जाता हूँ। अब जब वो मुझे मिलेंगे तो मेरी क्या हालत करेंगे ये तो मेरा भगवान ही जानता है। बताएं, इस नन्ही सी जान को तुझ पर दया नहीं आती? हमेशा तू मुझे फंसा देता है। अरे यार, शादी तुझे करनी है, जाकर 1-2 लड़की देख ले और शादी कर ले। तभी रेहान उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखता है, मानो अगर अब उसने एक लफ्ज भी और कहा तो यही के यही उसे गाड़ देगा। आखिर में उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे किसी के साथ शादी करने की, कहने की? उसे तो पता ही है वो सिर्फ अपने ब्लू आई के बारे में ही सोचता है और अगर कभी वह शादी करेगा भी तो सिर्फ अपनी एंजल से, इसके अलावा तो वह सपने में भी किसी के बारे में सोच नहीं सकता है। उसे इस तरह से देखा हुआ देखकर अब ओम को तो पसीना आने लगता है। आखिर में उसने उसकी दुखती रक्त में जो हाथ रख दिया था। ओम जल्दी से अपना दांत दिखाकर कहता है, हाँ हाँ, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। वैसे भी जो हमारी भाभी जी हैं
वो तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, भला दुनिया में उनसे अच्छा कौन हो सकता है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम बस अपनी ब्लू आई से ही शादी करना, उसके अलावा तो तुम कभी किसी के लिए कुछ मत सोचना। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर रेहान थोड़ा नॉर्मल होता है, पर वह समझ रहा था कि ओम उसकी चापलूसी कर रहा है, लेकिन जो भी हो वो उसकी ब्लू आई के लिए अच्छा बोल रहा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वही ओम भगवान से धन्यवाद करते हुए कहता है कि वो गॉड अच्छा है कि मैं समय रहते ही अपनी जुबान बंद कर ली, वरना यह खूंखार बिल्ला तो मेरा जीभ काट देता। तभी ओम को याद आता है कि वो यहाँ किस काम से आया है। वो जल्दी से रेहान से बताता है कि अरे यार, कल की पार्टी में जा रहे हो कि नहीं? मैंने सुना है कि मिस्टर सिंह अपने बेटे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। रेहान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, हम जा रहे हैं। आखिर में वहाँ पर आने वाले उन सभी के चेहरों से नकाब जो हटाना है, पर्दे के पीछे रहकर वह बहुत ज्यादा खेलना सीख लिए हैं, पर असली खेल कैसे खेलना है ये तो हम उन्हें सिखाएंगे। अभी तो खेल की शुरुआत हो रही है, अंत कैसा होगा वह तो हमें डिसाइड करना है, इसलिए जाने की तैयारी कर लो। हम सब वहां जा रहे हैं। आखिर में अंकल से मिले भी तो बहुत दिन हो गए हैं, और फिर वह भी तो आ गया है, उससे भी तो मिलना है। उसकी बातों को सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में उसे भी तो उससे मिलना था। वह उससे थोड़ी देर बातें करके वहां से चला जाता है। वह सबको मैसेज कर देता है कल की पार्टी में आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ किया के घर में किया अपना काम करके फ्री होती है। वह कुछ देर बैठकर कल की पार्टी में एग्जिट करने वाले प्लान के बारे में सोचती है और फिर अपने दोस्तों को मैसेज कर देती है। उसके बाद वह रूम से निकाल कर नीचे आती है। तभी वहां पर अमन और विवान किया को देखते हैं। उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आखिर में वह पिछले 2 घंटे से बैठकर अपनी बहन का इंतजार कर रहे थे कि कब किया बाहर आएगी और वह सब कब उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अब जाकर किया बाहर आई है तो उनका दिल खुशियों से भर गया। अमन जल्दी से उठकर किया के पास जाता है और किया को अपने साथ लेकर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है और सायरा का तो मुंह मानो लग रहा था कि अगर बंद ना किया गया तो 2-4 मच्छर अंदर ही चले जाएंगे। इस समय सबके मन में बस एक ही बात आ रही थी, आखिर में किसी से ना बात करने वाला यह एरोगेंट टकटू इंसान कैसे किया के आगे पीछे घूम रहा है और किया को तो इस तरह से पकड़ रखा है मानो थोड़ी सी देर हुई तो कोई किया को ले जाएगा। तो आगे स्टोरी में क्या होगा, वह कौन शख्स है जिसका इंतजार रेहान और किया कर रहे हैं? पार्टी में इन लोगों की मुलाकात किससे होने वाली है? आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ाते हैं स्टोरी में आगे। एपिसोड 65, मनीषा जी पर हमला। दोस्तों, अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया के दोनों भाई किया के लिए पजेसिव हो रहे थे और वही घर पर सभी लोग इस तरह से अमन को देख रहे थे कि मानो वह दुनिया का 8वां अजूबा देख रहे हो। वही सायरा तो जल बुझ कर राख हो रही थी। अब आगे अमन का इस तरह किया के लिए व्यवहार देखकर सभी लोग आश्चर्य में थे। जो अमन कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, जिसके नाक पर हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता था, वह किस तरह से आज अपनी बहन के लिए पजेसिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वह अपनी बहन को किसी से बात तक नहीं करने देगा। अमन किया के हाथों को पकड़कर बड़े प्यार से कहता है, बच्चा तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तुम क्या खाना पसंद करोगी? तुम्हें जो पसंद हो वह जल्दी से मुझे बताओ, मैं तुरंत लेकर आता हूं। मैं कुछ स्नैक्स अपने पसंद का ले आऊं या फिर तुम क्या लेना चाहेगी? काफी पीना चाहोगी? लगातार वह इसी तरह से किया से पूछे जा रहा था। वही किया अमन की हरकतों को नोटिस कर रही थी। उसका भाई ये क्या करना चाह रहा है? अभी वह कुछ कहती कि उससे पहले ही विवान उसके दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है।
और कहता है, अरे भाई आपको डी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि दी को कौन से स्नैक्स पसंद है, इस वजह से आप रहने दीजिए, मैं ही ले आता हूँ। वही विवान को इतना कहते सुनकर अमन जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। वो सोच रहा था कि अगर मैं नहीं गया तो ये किया के लिए स्नैक्स ले आएगा और उसे अपनी तरफ कर लेगा, फिर मेरी प्यारी बहन मुझसे ज्यादा उससे प्यार करेगी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो जल्दी जल्दी यह सोचते हुए अपने कदम किचन की ओर बढ़ा देता है। उसे जाता देखकर तो घर के सभी लोग बिल्कुल हैरान थे। तभी किया के पापा कहते हैं, अरे मैं जो देख रहा हूँ सही देख रहा हूँ ना, क्या तुम सब भी वही देख रहे हो? तभी किया की चाची रहती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जो लड़का अपने लिए एक गिलास पानी नहीं लेता है वह अपनी बहन के लिए नाश्ता लेने गया है। अभी कोई कुछ कहता कि जो सायरा इतनी देर से देखकर जल बुझ रही थी, वो अपनी जलन को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाती और अपनी आवाज को थोड़ा नर्म बनाते हुए कहती है कि ओ माँ, आपको नहीं पता क्या, अमन भाई को खुद ही भूख लगी होगी इसलिए वह अपने लिए स्नैक्स लेने गए होंगे, वरना तो वह किसी को पानी भी ना दे। जबकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि अमन ये सब किया के लिए कर रहा था, लेकिन उसका दिल ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि अमन भाई जो भी करते हैं वो सिर्फ मेरे लिए करते हैं, सोचा होगा आज अपनी इस नई बहन के लिए थोड़ा बहुत कर दूं, दिखावे के लिए ही सही। आखिर में उनकी बहन गांव में जो रहती थी, अब उसने कभी इतने महंगे स्नैक्स वगैरह तो खा नहीं होंगे, तो अमन भाई यही सब सोकर थोड़े बहुत उसके लिए भी लेने चले गए होंगे। इस वक्त किया को सायरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, फिर भी किया उसे पागल लड़की के मुंह नहीं लगा चाहती थी। उसने उसे इग्नोर कर दिया, पर सायरा को कोई इग्नोर कर दे ऐसा सायरा को कहाँ बर्दाश्त था। उसने फिर से अपना मुंह बनाते हुए कहा कि वैसे किया, गांव में तो ये सब मिलते नहीं होंगे, आखिर में गांव के लोग इतने गरीब जो होते हैं वो इतनी महंगी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम अभी इन सब चीजों को खाकर बताना, वाकई में ये सभी बहुत ही महंगी और डिलीशियस होती हैं, लेकिन तुमने कभी खाया नहीं है ना, इस वजह से शायद तुम्हें समझ में ना आए। इतना कहकर अपना मुंह बनाकर हंसने लगती है। तभी सायरा की माँ साया को डांटे हुए कहती है कि सायरा, ये किस तरह की बातें कर रही हो, माना कि गांव में ऐसी चीज नहीं मिलती होगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि किया ने क्या खाया है या क्या नहीं। वह तुमसे छोटी है, तुम्हें अपने मैनर्स नहीं भूलना चाहिए। अब किया यहाँ है तो तुम एक बड़ी बहन की तरह उसका ध्यान दो, ना कि बात बात पर उसे शर्मिंदा करते फिरो। अपनी माँ की बातों को सुनकर सायरा तो मानो गुस्से में लाल हो जाती है। आखिर में उसकी माँ कैसे सबके सामने उसे डांट सकती है? वह इस घर की सबसे प्यारी प्रिंसेस है, कल की आई इस गांव की गवार की वजह से उसकी माँ उसे इस तरह से डांट रही है। वो अपने माँ से कहती है कि मॉम, आपको नहीं लगता कि आप मेरे साथ जाती कर रही हैं? आखिर में मैंने जो कहा वो गलत कहाँ कहा है, सही ही तो कहा, फिर आप मुझे इस तरह सबके सामने कैसे डांट सकती हैं? आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही सोचती हैं? इस बार सायरा के पापा भी सायरा को कहते हैं, सर यह क्या बात हुई, इस तरह से कोई अपने मॉम से बात करता है? माफी मांगो। सायरा का मुंह ही बन जाता है। वो अपनी माँ से सॉरी कह देती है। आखिर में अगर वो सॉरी नहीं रहेगी तो उसे खर्च को पैसे कौन देंगे? उसकी माँ ही तो उसे इतना बड़ा कर रखी हुई है, जिसकी वजह से वह इतनी बिगड़ गई है। विवान भी सायरा की हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसे इस समय सायरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वह छोटा था, इस वजह से कुछ नहीं बोल सकता था, और अगर वह कुछ बोल देता तो सायरा उल्टा उसे डांटती थी, इस वजह से वह चुप ही था। तभी अमन अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर आता है और उसे ले जाकर सीधा किया के सामने रख देता है और कहता है, बच्चा देखो, इसमें जो तुम्हें पसंद हो वह खा लेना और जो पसंद ना हो उसे बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि जो चीज हमें पसंद नहीं होती
अगर हम उन्हें जबरदस्ती कहते हैं तो हमें बेटर फील नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए जो भी तुम्हें पसंद हो बस वही खाना। इतना कहकर वह जल्दी से अपने हाथों से ही एक डिश उठाकर किया को खिलाने लगता है। किया अपने भाई को प्यार से देखती है, वो कुछ नहीं रहती और अपना मुंह खोलकर खा लेती है। अब अमन कुछ दूसरा खिला है और पूछता है क्या यह अच्छा है। किया उसे हाँ में जवाब देती है और कहती है भाई सभी अच्छे हैं, मुझे खाने में सब कुछ पसंद है, मैं फिन्नी टाइप की नहीं हूँ। उसकी बातों को सुनकर अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह जल्दी से दूसरी डिश उठाकर किया को खिलाने लगता है। वहीं जहाँ इस तरह अमन को करता देखकर उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था, तो दूसरी तरफ सायरा तो मानो बस फटने ही वाली थी। उसके गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अभी कुछ देर ही हुआ था कि किया के फोन पर किसी का कॉल आता है। किया जैसे ही कॉल रिसीव करती है उधर से कुछ कहा जाता है। किया थोड़ी देर की खामोशी के बाद हाँ में जवाब देती है और कहती है मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर फोन रख देती है। वह अब जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करने लगती है। इतनी जल्दी करता देखकर अमन उससे पूछता है क्या बात है। किया उसकी तरफ देखती है। वह सोचती है कि वह बताएं या ना बताएं, फिर कुछ सोचकर वह कहती है भाई मुझे अभी तुरंत कहीं जाना है, कुछ काम है। अमन कहता है कि ज्यादा अर्जेंट है। किया हाँ में जवाब देती है। फिर अमन कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ये सुनकर किया अमन की तरफ देखने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि अमन उसके साथ चले, क्योंकि वह इस समय अपने प्राइवेट स्पेस पर जाने वाली थी। वहाँ बहुत सी ऐसी चीज थी जो सीक्रेट थी, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। इस वजह से वह अमन को मना कर देती है और कहती है कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अमन भी समझ सकता था कि अगर उसकी बहन इतनी बड़ी पहचान रखती है तो उसके काम भी वैसे ही होंगे। इस वजह से वो उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, बस हाँ में अपना सर हिला देता है। किया सभी से सॉरी कह के ऊपर चली जाती है और जल्दी से अपना एड्रेस चेंज कर अपने साथ कुछ सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है एक स्पोर्ट्स कार उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत कार के अंदर बैठ जाती है। कार अपनी फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। कार के अंदर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड शंकर बैठा हुआ था। वह कुछ उसे इंफॉर्मेशन दे रहा था जो कि बेहद सीक्रेट था। दरअसल बात ये थी कि जिस एजेंट को इन लोगों ने पकड़ रखा था, कुछ देर पहले खाना खाने के लिए उसके हाथ खोले गए थे। इस वक्त उसने अपने हाथों में छुपाए जहर को खा लिया था। इनके पास हर वक्त एंटीडोट तो रहता ही था, पर वह जहर बहुत ही ज्यादा रेयर था। इस वजह से एंटीडोट काम नहीं कर रहा था। कुछ वक्त के लिए वह उसे जहर को फैलने से रोक तो सकते थे, पर कुछ देर बाद वह जहर फिर से फैल जाता और उसे आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती। और अगर वह आदमी मर जाता तो इन लोगों के हाथों से एक बहुत बड़ा राज खुलने से पहले ही बंद हो जाता। इस वजह से किया को तुरंत वहां जाना पड़ा, जिससे वह उसे आदमी को मरने से बचा सके। जगह घर से काफी दूर थी, जिससे इन्हें 1 से 1.5 घंटे लगने वाले थे। कार काफी स्पीड से चल रही थी, तभी उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ती है। वह देख सकते थे कि सामने सड़क पर फायरिंग हो रही थी। हालांकि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ थी और किया को किसी भी तरह का डर भी नहीं था। इस वजह से उन्होंने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। वह जैसे ही थोड़ा और पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 गाड़ियों को लगभग 20-25 गाड़ियों ने घेर रखा था और उन गाड़ियों को पूरी तरह से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, इसके बावजूद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अब उन्होंने कुछ समझने के लिए गाड़ी की स्पीड कम कर ली, जिससे उन्हें वहां का माजरा कुछ समझ में आ जाए। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी वह देख सकते थे कि इन गाड़ियों से ढेर सारे नकाबपोश उतरते हैं और वो उन तीनों गाड़ियों के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं।
न खुलने पर वह भारी हथियारों से उसके शीशे पर मार रहे थे, जिसकी वजह से अब गाड़ियों के शीशे पूरी तरह से टूट चुके थे, जैसे हाईयूएन गाड़ियों के शीशे टूट चुके। ये नकाबपोश उनके अंदर बैठे गार्ड को तुरंत गोली मार दे रहे थे। शायद अब वहां उन गाड़ियों में कोई भी जीवित नहीं बचा था। तभी वह बीच वाली गाड़ी से एक महिला को घसीटकर बाहर निकलते हैं। अब किया की गाड़ी भी पास पहुंच चुकी थी। वह देख सकती थी कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लगभग 40-45 साल की महिला थी, जिसे घसीटकर बाहर निकल गया था। दो गार्ड ने उसे महिला का हाथ पकड़ रखा था। वो महिला इतनी ज्यादा उम्र की होने के बावजूद उन गार्डों से फाइट कर रही थी। उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही बेस्ट थी, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो फाइटिंग में हाई लेवल में होगी। लेकिन इतने सारे लोग और वह अकेली महिला। आखिर में उन लोगों ने उसे महिला को पकड़ लिया। दोनों तरफ से उसके हाथों को 4 से 5 नकाबपोशों ने पूरी ताकत के साथ पकड़ रखा था और एक अपने बंदूक के बीच से काफी तेजी से उसे महिला को पीट रहा था। अब किया बिल्कुल उनके पास पहुंच चुकी थी और किया से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अकेली महिला के ऊपर यह नकाबपोश हावी हो रहे थे। किया दूर से ही देखकर बता सकती थी कि वो महिला किसी अच्छे खानदान से होगी, जिस वजह से ये लोग उसे पर अटैक कर रहे थे। हालांकि इन सब ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह किसी गैंग से रिलेटिव थे। जैसे ही किया वहां पहुंची, उसने तुरंत शंकर को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर शंकर किया को देखकर परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त उन्हें देरी हो। अगर वह आदमी मर गया तो इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा और उनके महीना की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर जिस तरह की सिचुएशन आगे थी, शंकर भी चाहता था कि वो उसे महिला को बचा ले। इस वजह से वो कुछ नहीं कहता, वह तुरंत एक्शन पर आ जाता है। आप किया और शंकर बस या 2 लोग ही उन लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों को तो किया बंदूक से ही शूट करके मार देती है। हालांकि इस समय उन लोगों ने ज्यादा हथियार नहीं ले रखा था, लेकिन किया की गाड़ी इस तरह से मॉडिफाई की गई थी कि बहुत से सीक्रेट हथियार उसकी गाड़ी में लगे हुए थे। वह चाहती तो एक ही बार से सबका काम तमाम कर देती, पर वह इन छोटी मोटी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल नहीं करती थी। वह इसे खुद ही संभाल सकती थी। एक तरफ जहां शंकर बाकी नकाबपोशों से लड़ रहा था, वही किया काफी तेजी से उसे महिला की तरफ बढ़ जाती है। 15 से 20 लोग उसे महिला को घेरे खड़े थे और उसे मार रहे थे, लेकिन किया वहां बिल्कुल हवा की तरह पहुंच जाती है और सब पर हावी हो जाती है। वो इतनी तेजी से उन लोगों को पीट रही थी कि एक पल के लिए वो महिला ये देखकर हैरान ही हो जाती है कि यह कौन फरिश्ता आ गया उसे बचाने के लिए। किया की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो महिला ठीक से नहीं देख पा रही थी कि सामने वाला शख्स कौन है जो उसके बिना पर इन लोगों से लड़ रहा है। वही जब वह नकाबपोश देखते हैं कि उन लोगों का प्लान अब खराब होने वाला है और यह शख्स कौन आ गया जो इस महिला को उनसे बचा रहा है, उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उन सब का बॉस उन्हें ऑर्डर देता है कि वह इस सामने वाले शख्स को जान से मार डाले, पर इस समय तो उन लोगों को अपना जान बचाना ही भारी पड़ रहा था। बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह सारे आदमी तेज धारदार हथियार लेकर लड़ रहे थे। उनके हाथों में बहुत ही बड़े और तेज धारदार वाले खंजर थे। दूसरी तरफ जैसे ही उसे महिला का हाथ छूटता है, वह भी इसे काफी तेजी से लड़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसे महिला को काफी चोट लग चुकी थी, फिर भी वह इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वह अभी भी इसे लड़ सकती थी। तभी पीछे से आकर कोई उसे महिला को तेजी से खंजर मार देता है। एक पल के लिए तो महिला की सांस ही अटक जाती है। पीछे से वार करने की वजह से वो खंजर महिला के दिल तक नहीं पहुंचता है, पर उसे महिला को गहरी चोट आ चुकी थी। अब उसका लड़ना नामुमकिन हो रहा था। उसके जख्म से तेजी से खून बहने लगा था। उसे महिला को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वह महिला अपने मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी वह उतने ही धैर्य के साथ लड़ रही थी। पर अब शायद उसके अंदर जान नहीं बची थी।
अगर यह साधारण सा वार होता तो वह एडजस्ट कर लेती, पर शायद इस खंजर में जहर लगा हुआ था जो तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी और पूरा कपड़ा उसका खून से गिला हो रहा था। दूसरी तरफ किया आप सभी को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर दी थी, क्योंकि वह अब तक समझ चुकी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह लोग उसे पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि उसने देख लिया था कि जिस खंजर से वह वार कर रहे हैं उसे पर जहर लगा हुआ है, जिसे किया एक नजर में ही देखकर पहचान गई थी। जो लोग इतने खतरनाक हो सकते हैं उनका जिंदा रहना ठीक नहीं था, इस वजह से अब वह उन्हें मारना शुरू कर चुकी थी। एक एक करके उसने सबको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह महिला दूर अब जमीन पर घुटनों के बाल बैठी थी और उसका शरीर बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ था। किया सामने की तरफ थी, इस वजह से वह नहीं देख सकती थी कि उसे महिला को खंजर लगा हुआ है। किया काफी तेजी से दौड़ते हुए उनके पास पहुंचती है और वह उन्हें सहारा देकर उठाती है, लेकिन उसे महिला की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके पर अपनी जगह पर बिल्कुल हिलडुल नहीं रहे थे। अब उसे महिला को यकीन हो गया था कि शायद यह उसका अंतिम दिन है। उसकी आंखों में ममता के आंसू थे। वह आज ही तो अपने बेटे की शादी की बात कर रही थी, आज ही तो वह कह रही थी कि उसे अपने गोद में नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाना है, और आज ही उसका अंतिम दिन आ गया। इस वक्त उसे अपनी चोट से ज्यादा अपने परिवार का दर्द सता रहा था। वह अपनी भीगी आंखों से किया की तरफ देखती है। जैसे ही वह किया को देखते हैं एक पल को तो मानो उसका सारा दर्द ही खत्म हो गया। उसके सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठी थी, मानो बिल्कुल आसमान से उतरी अप्सरा हो। झील सी गहरी नीली आंखें थी, दूध के समान गोरा रंग, छोटी सी पतली नाक, गुलाब की पंखुड़ियां के समान गुलाबी होंठ। सच में उसने इतनी प्यारी और खूबसूरत बच्ची नहीं देखी थी। कयामत सी लग रही थी वह बच्ची। वह एक पल के लिए सोचकर दंग रह जाती है कि यह इतनी छोटी सी बच्ची वही थी जो इतनी देर से इन लोगों से लड़ रही थी। उन्होंने एक नजर देखा था, उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही लाजवाब थी। काश वह इस बच्ची से पहले मिली होती, काश वह कुछ पल इसके साथ बिता सकती। भगवान ने भी उसे मिलाया तो उसे वक्त जब वह अपने मौत के करीब पहुंच चुकी है। पता नहीं क्या क्या ख्याल उसे महिला के अंदर आ रहे थे, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। वही किया जैसे ही उन्हें छूती है उसका हाथ तुरंत उसे जगह पर लगता है जहां ब्लड आ रहा था। जैसे ही किया अपने हाथों को देखते हैं वह आश्चर्यचकित हो जाती है। क्या इस महिला को चोट आई है? तो फिर वह लड़के से रही थी। वह जल्दी से उसे स्थान को देखते हैं जहां खंजर लगा हुआ था। फिलहाल खंजर तो उनके शरीर से निकल गया था, लेकिन एक गहरा जख्म उसे जगह पर बन गया था। किया एक नजर में ही देखकर पहचान जाती है कि यह जख्म कितना गहरा होगा और उसे महिला की हालत क्यों इस तरह हो गई है। फिर भी वह अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाती कि इस महिला में वाकई में काफी दम था, जो इस जहर के प्रभाव में होते हुए भी इतनी देर तक लड़ती रही। वह इस महिला से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। यह महिला और कोई नहीं, रेहान की माँ थी, जो कि मीटिंग के लिए जा रही थी। वही उनके राइवल कंपनी ने दुश्मनों के साथ मिलकर यह प्लान बनाया होगा और उन पर अटैक कर दिया होगा। ये बात वो महिला अच्छे से समझ चुकी थी, लेकिन अब काफी देर हो चुका था। इस वक्त उसे महिला को अपनी आंखों के सामने उसकी मौत दिख रही थी, क्योंकि वह महिला भी यह समझ चुकी थी कि उसे खंजर में जहर लगा हुआ था, क्योंकि उसका शरीर इस समय जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था, जिससे वो उसे जहर से प्रभाव को समझ सकती थी, वो काफी ज्यादा पावरफुल रहा होगा। क्योंकि अपने वक्त में रेहान की माँ भी मेडिसिन की दुनिया में रह चुकी थी, जिससे उन्हें यह अंदाजा लगाने में वक्त नहीं लगा। आप मनीषा जी समझ चुकी थी कि जब तक में उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और जितनी देर यहाँ से अस्पताल पहुँचने में लगेगी उतनी देर तक उनकी मौत हो चुकी होगी। इस वक्त अपने सामने बैठी लड़की पर उन्हें जितना प्यार आ रहा था
उतना ही ज्यादा उनके दिल में दर्द उठ रहा था। वह जिंदगी को और जीना चाहती थी। वह खुशमिजाज किस्म की है औरत थी। हुआ जिंदगी को खुलकर जीना जानती थी, पर आज सब कुछ खत्म हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने हाथों को प्यार से किया के गालों पर रखती है और अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में रहती है कि बेटा, आपने जो भी कुछ किया मेरे लिए, मैं उसे कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आज के वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता, पर तुम अनजान होते हुए भी बिना अपने जान की परवाह किए मेरे जान बचाने के लिए उन लोगों से लड़ने आ गई। वाकई में तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। काश मेरे पास जिंदगी होती तो मैं तुम्हारे साथ कुछ पल जीना चाहती। इतना कहकर वह रोने लगती है। उनकी बातों को सुनकर किया का दिल भर जाता है। वह कहती है कि डोंट वरी आंटी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपको कुछ हो जाएगा? आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। उसके ये दो शब्द मानो उसे महिला के दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून दे रहा था। एक पल को तो लगा जैसे उसका सारा दर्द ही खत्म हो गया। वह मुस्कुराकर किया की तरफ देखते हैं, पर अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वह जान चुकी थी कि जितना दर्द इस वक्त उनके शरीर को हो रहा है, उनका शरीर अब इसे ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और कुछ ही पलों बाद उनकी मौत हो जाएगी। सिर्फ उनकी आंखें किया के ऊपर टिकी थी और आंखों में आंसू भरा हुआ था। होंठ फड़फड़ा रहे थे, कुछ बोलने को पर आवाज नहीं निकल रही थी। शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह अपने शरीर का एक अंग भी नहीं दिला पा रही थी। बस इंतजार कर सकती थी अपनी मौत का, जो कुछ ही पलों में उन्हें मिलने वाली थी। लेकिन एक ही पल में सब कुछ बदल गया। किया ने जल्दी से अपने पॉकेट में रखे एंटीडोट को निकाला। वह काफी ही पावरफुल एंटीडोट था जो हर तरह के जहर पर असर करता था। उसने तुरंत उसे महिला के मुंह में वह एंटीडोट डाल दिया। उसे महिला की आंखें अब बंद हो चुकी थी, पर वह एहसास कर सकती थी कि उनके मुंह में कोई लिक्विड डाला गया है, पर यह क्या है और क्यों है वो कुछ जानने की कंडीशन में नहीं थी। इस समय तो बस उन्हें अपनी मौत ही दिख रही थी। इस समय वह क्या फील कर रही थी वह वही समझ सकती थी, पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था उनके दिल को। वह एक बार अपने पति और अपने बच्चों को देखना चाहती थी, पर शायद यह उनके लिए एक सपना ही था। वो यहाँ मर भी जाएगी लेकिन उनके बच्चों को खबर तक न लग पाई। उनका दिल दर्द से फट रहा था, आंखें बंद हो चुकी थी। बस था तो मौत का इंतजार, लेकिन एक ही पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर का दर्द कम हो रहा है और शायद अब उन्हें सांस लेने में परेशानी नहीं हो रही है। कुछ देर पहले वह सांस तक नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब वह नॉर्मल तरीके से सांस ले पा रही थी। धीरे धीरे के अंदर जान लौट रही थी। धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? क्या किया उन्हें इसी हालत में छोड़कर चली जाएगी? क्या रेहान को पता चल पाएगा उसकी मां के साथ क्या हुआ? उसकी मां के न मिलने पर रेहान का क्या हाल होगा? सब कुछ जानने के लिए स्टोरी में बने रहे और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये चैप्टर छोटा बना रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम दूसरा चैप्टर भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, जिसे आप सुनना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में।